प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आप सबका इस खास एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं वैवाहिक सुख सप्तम भाव विचार भाग 2 को लेकर के। हमने इससे पहले एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, सप्तम भाव विचार वैवाहिक सुख भाग 1, जिसमें हमने सप्तम भाव विचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा के साथ साथ भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली के सप्तम भाव के उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर के वीडियो के लिंक में क्लिक करके उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में सप्तम भाव विचार से कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की और मैं चर्चा करूंगा और साथ ही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के साथ सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। मैं विषय में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमने सप्तम भाव विचार के प्रथम भाग में जाना, सबसे पहले भाव के शुभ और अशुभ प्रभाव को देखना है, फिर सप्तमेश की स्थिति और सप्तमेश पर शुभ और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को देखना है, सप्तम भाव के कारक पुरुषों में शुक्र तथा महिलाओं में बृहस्पति को देखना है, कारक ग्रहों पर शुभ अशुभ प्रभाव को देखना है, भाव भावेश और कारक जितना भी शुभ प्रभाव में और शुभ भावों में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, उतना ही अधिक लाइफ पार्टनर दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, और जितना ज्यादा भाव भावेश कारक पीड़ित होंगे उतना ही ज्यादा मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब पैदा होगा, मैरिज लाइफ में समस्याएं उत्पन्न होंगी, कठिनाइयां प्राप्त होंगी। सप्तम भाव विचार पर मंगली दोष विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। मंगली दोष के वीडियो भी हमने पहले से बना रखे हैं, उन्हें भी आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में चला गया हो या 6, 8, 12 भावों के स्वामियों के साथ हो या 6, 8, 12 भावों के स्वामी आकर के सप्तम भाव में बैठ जाएं तो भी सप्तम भाव संबंधी फलों को बिगाड़ देते हैं, सप्तम भाव संबंधी सुखों में कमी ला देते हैं। जिस वजह से जन्म कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित हो और उस भाव पर 2 पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो पहली बात तो उस जातक का विवाह ही नहीं होता, कदाचित विवाह हो भी जाए तो शीघ्र ही उसका जीवन साथी मर जाए, ऐसा दैवज्ञों का कथन है। पत्नी स्थाने यदा राहु पाप युग में वीक्षिता पत्नी योगास्तदाना स्याद भूत्वा अपि मृते चिराद। इसी तरह देवज्ञों का कथन है कि जातक के खष्टम भाव पर मंगल और सप्तम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनि हो तो उस जातक की स्त्री या जीवन साथी जीवित नहीं रहता। खष्टे च भवने भौमः सप्तमे राहु संस्थितः अष्टमे च तदा सौरितस्य भार्या न जीवितः। राशि का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी दोनों ही किसी अशुभ भाव में बैठे हों तथा दोनों में से कोई एक अपनी नीच राशि में हो तो जातक के दाम्पत्य सुख में बाधा उत्पन्न होती है, समस्याएं खड़ी होती हैं। राशि के स्वामी के साथ राहु बैठ जाए और सप्तम भाव के स्वामी के साथ केतु की युति हो जाए तो निश्चित रूप से दाम्पत्य जीवन में कठिनाई आती है। सप्तम भाव में यदि राशि का स्वामी अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो दाम्पत्य जीवन में सुखों में कमी आती है। सप्तम भाव का स्वामी जातक के राशि वाले भाव में बैठ जाए, साथ ही सूर्य और मंगल की दृष्टि भी उसमें पड़ जाए, सूर्य मंगल में से दोनों में से कोई अपनी नीच राशि में हो तो दाम्पत्य सुख बिगड़ जाता है। जातक की जो राशि हो उससे 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश बैठ जाए और सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ जाए तो दाम्पत्य सुख में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होती है। प्रस्तुत कुंडली मेष लग्न की है, धनु राशि की है, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में है और आप जानते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में होता है वही जातक की अपनी नाम राशि होती है। तो चंद्रमा नवम भाव धनु राशि में है और राशि वाले भाव में ही चंद्र के साथ सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भी बैठे हुए हैं, किंतु सप्तम भाव में क्रूर ग्रह सूर्य बैठा है। सप्तम भाव में तुला राशि है जो कि सूर्य की नीच राशि है। ऐसी स्थिति में
जातक का दाम्पत्य सुख निश्चित रूप से बिगड़ जाता है। 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश सूर्य की राशि सिंह राशि में हो तथा सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में स्थित हो तो जातक का दाम्पत्य सुख कठिनाइयों के साथ व्यतीत होता है, बड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक ग्रह यदि नीच राशि में हो, अस्त या मृत हो तो भी दाम्पत्य जीवन में निरंतर कठिनाइयां आती रहती हैं। अब आइए सप्तम भाव विचार को एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सप्तम भाव विचार भाग 1 में हमने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म कुंडली को ली थी और इस भाग में हम वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के 7वें भाव का अध्ययन करेंगे। मोदी जी की जन्म तारीख है 17 सितंबर 1950। जन्म का समय है दिन में 11 बजे और जन्म स्थान है मेहसाणा, गुजरात। प्रस्तुत कुंडली भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की है। इस जन्म कुंडली में सप्तम भाव से संबंधित बातों की ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुंडली के सप्तम भाव पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या। तो गुरु चतुर्थ भाव में बैठा है। गुरु की सप्तम भाव पर 5वीं दृष्टि भी नहीं है। 7वीं और 9वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर नहीं है। दूसरा शुभ ग्रह सप्तमेश शुक्र स्वयं है जो दसम भाव में बैठा है। शुक्र के पास सिर्फ एक ही 7वीं दृष्टि है, अतः शुक्र भी अपने घर को नहीं देख पा रहा है। चंद्रमा नीच राशि में आकर के स्वयं दूषित हो गए, अतः चंद्रमा की दृष्टि तो है पर चंद्रमा शुभ नहीं रह गए। नीच राजभंग योग बनना अलग बात है, पर सप्तम भाव विचार की दृष्टि से चंद्रमा पापी हो गए, अतः सप्तम भाव पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब सप्तम भाव पर अशुभ दृष्टियों को देख लेते हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है, इसलिए मंगल की क्रूर दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित कर दिया। दूसरा लग्न में बैठा नीच का चंद्र भी दूषित है, तो चंद्र की भी दृष्टि है। दूसरे क्रूर ग्रहों में सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है, किंतु केतु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। और जैसा कि कहावत ही प्रसिद्ध है कि केतु छुड़ावे खेत, केतु अलगाववादी ग्रह है। अब शनि को भी देख लेते हैं। तो शनि सिंह राशि में दसम भाव में सप्तमेश शुक्र के साथ बैठे हैं, किंतु शनि भी पृथकतावादी ग्रह है और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। इस तरह से 4 क्रूर पापी ग्रहों से सप्तम भाव पीड़ित है। पृथकता के लिए 2 ग्रह ही पर्याप्त हैं। यहाँ सप्तम भाव पर 4 पापी ग्रहों का सप्तम भाव पर प्रभाव है। हमने अध्ययन के दौरान सप्तम भाव का निरीक्षण किया तो सप्तम भाव 100% खराब है। अब आइए सप्तमेश की पोजीशन देख लेते हैं। तो सप्तमेश शुक्र है, बैठे कहाँ है तो केंद्र में, दशम भाव में। सप्तमेश का केंद्र में बैठना अच्छा है, यह एक प्लस पॉइंट हुआ। अब यह देखना है कि सप्तमेश शुक्र बैठे हैं किस राशि में। तो सप्तमेश शुक्र सिंह राशि में, जो कि शुक्र की शत्रु राशि है। तो सप्तमेश शुक्र शत्रु राशि में बैठे हैं, यह निगेटिव पॉइंट हो गया। अब देखना है कि सप्तमेश की युति शुभ ग्रहों के साथ है या पाप ग्रहों से। तो सप्तमेश शुक्र के साथ मित्र शनि की युति है, किंतु शनि स्वभावतः क्रूर है, पापी है, अतः यह भी निगेटिव पॉइंट हुआ। अब देखते हैं कि सप्तमेश शुक्र पर क्या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या शुभ ग्रह का प्रभाव है। तो हाँ, चतुर्थ भाव में बैठे गुरु की दृष्टि शुक्र पर है, यह एक और प्लस पॉइंट हुआ। अब देखते हैं कि सप्तमेश पर क्या किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है। तो शुक्र पर किसी क्रूर पापी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस तरह से हमने देखा कि सप्तमेश शुक्र 50% खराब है और 50% ठीक है, किंतु सप्तम भाव पूरी तरह से डैमेज है। अब आइए विचार करते हैं सप्तम भाव के कारक ग्रह को। तो आप जानते ही हैं कि सप्तम भाव विचार भाग 1 में भी हमने बताया है कि पुरुषों की कुंडली में सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र होता है और महिलाओं की कुंडली में सप्तम भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में सप्तम भाव यानी सप्तम भाव के स्वामी तथा सप्तम भाव के कारक ग्रह दोनों शुक्र बनते हैं। अतः सप्तमेश होने के नाते हमने उनके ऊपर शुभ या अशुभ प्रभावों की चर्चा कर ली है।
शुक्र सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक होने के नाते 50% शुभ है और 50% अशुभ है। अतः सप्तमेश और सप्तम भाव के कारक शुक्र पर गुरु की दृष्टि होने की वजह से नरेंद्र मोदी जी का विवाह तो बचपन में ही करा दिया। गुरु लगभग 16 वर्ष की उम्र में अपना प्रभाव दिखा देते हैं। अतः नरेंद्र मोदी जी का विवाह 17 वर्ष की उम्र के आसपास हो गया था। तो गुरु ने विवाह तो करा दिया, किंतु सप्तम भाव पर चार ग्रहों की क्रूर दृष्टि, राहु और शनि जैसे पृथकतावादी ग्रहों ने विवाह के उपरांत भी नरेंद्र मोदी जी को वैवाहिक सुख से दूर रखा। अब हम आपसे लेते हैं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।